students. So in last class we were discussing the phase transformation of a substance when taken in the physical process. जब फिजिकल प्रोसेस में फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं उस समय पर जो इक्विलिब्रियम होता है तो उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। द लास्ट कन्वर्जन इज सॉलिड टू गैस। एज ऑब्वियस कि सॉलिड टू गैस कन्वर्जन जो हमारा है आखिरी कन्वर्जन होगा इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जैसे कि सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन में, लिक्विड गैस कन्वर्जन में हमने इसकी हमने समझा था, ऐसे यहाँ पर भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्सटेंस लिया, क्या I2 ले लिया, ठीक है ना। वो सॉलिड फॉर्म में था और उसको जब हमने हीट किया, मतलब कुछ का कुछ फॉर्म जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा हमारे पास T केल्विन, ठीक है ना। जिस समय पर ये जो अमाउंट है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब ये थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुआ होगा, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ I2 के साथ हो, ऐसा काम हम H2O के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। H2O सॉलिड से एग्जैक्ट H2O गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके लिए भी हम ये बात समझ सकते हैं। हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का रोल होता है ना किसी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो एक ऐसा प्रेशर जिस समय हम लोग जब इसको हीट करें तो क्या हो जाए, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो उस प्रेशर पे हम लोग ये, मतलब थोड़ा एक प्रेशर जो कि वैल्यू, जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, वहाँ पर ये काम हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने पहले आपको एक बार और पहले पढ़ा रखा था कि ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वाटर के तीनों जो भी स्टेट्स हैं वो एक साथ दिखती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की तीनों एक साथ दिखाई देती है, ठीक है। तो जब तीनों आप एक साथ देख सकते हैं तो यानी कि उस समय सॉलिड टू गैस कन्वर्जन भी आपको दिखेगा, सॉलिड टू गैस कन्वर्जन भी आपको दिखेगा। तो इन तीनों कन्वर्जन्स में हमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होनी चाहिए, बोथ द अपोजिंग फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली, और उसके रेट सेम होने चाहिए। अभी तक हम सबसे सिर्फ यही पढ़ते आए हैं कि इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम हो जाए, तीसरे तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बातें सारी किसकी थी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की थी। अब अगर हम बात करें डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, अब डिसोल्यूशन क्या होता है इसको लिख लेते हैं। डिसोल्यूशन, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्या होता है डिसोल्यूशन। तो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस नोन एज डिसोल्यूशन, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन कौन बताता है, एक्सटेंट में कितना डिसॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और तीसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन पे। अच्छा, एक टेम्परेचर प्रेशर पे हमें पता है कि एक जो भी हमारा कोई भी मिक्सचर होगा वो एक टेम्परेचर प्रेशर पे सैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड, ठीक है ना। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सैचुरेटेड हो सकता है। आपने टेम्परेचर किया तो सैचुरेशन का अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपने प्रेशर बढ़ाया तो भी सैचुरेशन का अमाउंट कम ज़्यादा होगा। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो डिजॉल्व जो हमारे पास, मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया शुगर सिरप का, और आपने उसका प्रेशर बाहर से इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा, आपको वहाँ शुगर के क्रिस्टल मिलने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों क्रिस्टल मिल रहे हैं, क्योंकि वापस क्या हो रहा है, जो शुगर आपने मिलाई थी, जो सॉल्यूट आपने मिलाया था वो वापस क्या बन रहा है हमारा, जो सॉल्यूट मिलाया था, सॉल्यूशन बना दिया था, उससे वापस क्या बन रहा है, सॉल्यूट बन रहा है। जैसे कि देखो, आप ऐसे आप लिख सकते हो कि सॉल्यूट आपने जो मिलाया था, क्या सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट से क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इधर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को हमें याद रखना है कि अगर प्रेशर बढ़ा देंगे हम लोग किसका, सॉल्यूशन साइड का,
तो कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट में और मिलेगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो तीसरी कंसंट्रेशन भी है। तो कंसंट्रेशन अगर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा होगा तो वापस की तरफ जाएगा, और अगर ज़्यादा नहीं हुआ मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो आपका प्रेशर टेम्परेचर कम करने से आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस में फ़र्क, मतलब जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि हमारा एक्सटेंट क्या है डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी हमें पता है क्या होती है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। सॉल्युबिलिटी इज़ डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो कुछ अलग होती है। तो ये जो अलग हो जाती है ना सॉल्युबिलिटी, कुछ कुछ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी शो होती है, वो इसलिए शो होती है क्योंकि आपके जो जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। क्या करती हूँ मैं घर में रेगुलरली देखते रहते हूँ, मम्मी क्या करती हैं, शुगर सिरप बना लेती हैं। जब हमें कोई चीज़ मीठी बनानी होती है, कोई मिठाई उठाई बनती है तो हमारे घर में शुगर सिरप बनता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या आप किसी भी, आप ये बोल सकते हो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके मैंने हम फॉर एग्जांपल आपको 1 लीटर में 1 लीटर आपको मैंने दिया वाटर, ठीक है ना, और मैंने आपको इसमें आपको शुगर दी है 1 लीटर वाटर में, ऐड करिए आपने शुगर कितने, फॉर एग्जांपल 300 ग्राम्स आपने ऐड करी, और आपको पता है कि शुगर की सॉल्युबिलिटी अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो, रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे देखो, तो मतलब आपने क्या किया, एक एनटीपी पे देख लिया। एनटीपी पे जब आपने देखा तो क्या आपको दिखेगा, आपको पता बताया गया कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 300 ग्राम्स की ही थी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपकी सॉल्युबिलिटी है 300 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 300 ग्राम अगर आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब तक कहलाया जाएगा, टिल नो फर्दर शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड। जब तक और शुगर आप डिजॉल्व नहीं कर सकते तब तक वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करी। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करा, फॉर एग्जांपल यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने कितना पहुँचा दिया, इसका टेम्परेचर आपने पहुँचा दिया 50 डिग्री सेल्सियस वाटर का, ठीक है ना। अब जो है आप मोर अमाउंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व, कैन बी डिजॉल्व, और इस समय पे जो आपका सिरप होगा वो कैसा आ जाएगा, सिरप बिकम्स थिक, ठीक है ना। और थिक हो जाएगा शुगर, क्यों सिरप थिक हो जा रहा है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर जब ऐड करी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि उसमें अमाउंट ऑफ हमने शुगर बढ़ा दी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, इससे थिक सिरप बन। तो अगर इस थिक सिरप को आप वापस कितने टेम्परेचर पे लाओगे, रूम टेम्परेचर पे लाओगे, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर शुगर क्रिस्टल मिलने शुरू हो जाएंगे, शुगर CRYS क्रिस्टल मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले आपने उसमें 300 ग्राम शुगर डाली, उसको हीटअप किया तो उसमें और शुगर ऐड हो सकती थी, आपने उसमें शुगर और ऐड करी, ठीक है ना। और शुगर ऐड करने के बाद आपने क्या किया, उसे वापस 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया। फॉर एग्जांपल आपने 15 ग्राम शुगर ऐड करी थी, तो अब आपके पास 15 ग्राम्स शुगर क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। मोर अमाउंट कितना, 15 ग्राम आपने ऐड किया था, वही 15 ग्राम वापस 25 डिग्री सेल्सियस पे वापस लेके आ गए ना आप इसे, तो वापस वही 15 ग्राम के जो क्रिस्टल थे वो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना।
15 ग्राम का क्रिस्टल आपको दोबारा से मिलेंगे और वो शुगर आपकी वापस आ जाएगी। अब पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, अगर मैं आपको इस पूरे जो भी घटना हुई इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो, आप मुझे इसको रिएक्शन फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में इसको समझाओ, तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे, क्या तरीका है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या हुआ था, एट 25 डिग्री सेल्सियस शुगर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूट है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, शुगर सिरप, इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस क्या था आपके पास, 300 ग्राम शुगर थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, टाइम 0 पे 300 ग्राम शुगर थी और शुगर सिरप 0 था, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है ना, और आपने इसको वापस 300 कर दिया। फिर देन क्या किया आपने, टेम्परेचर को आप कितना ले गए, 50 डिग्री सेल्सियस लेके गए। अब आपने और शुगर डाली, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एट टाइम इक्वल टू 0 आपने क्या 15 ग्राम शुगर और डाली, ठीक है ना, ये ऑलरेडी 300 था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये मिक्स हो सकता था इसलिए ये फिर से 0 हो गया और यहाँ पर 315 ग्राम पर लीटर का शुगर सिरप बन गया, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस टेम्परेचर को वापस क्या किया आपने, 25 डिग्री सेल्सियस पे लाया, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और प्रेशर तो हमने अभी चेंज नहीं किया है, सब जगह प्रेशर कितना है, 180 एम है। आपको पता है वैसे भी हम लोग नॉर्मली टेम्परेचर प्रेशर 180 एम ही होता है हमारे चारों, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा चेंज हो नहीं सकता। तो टी अगेन 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी वापस आ जाएगी। कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट, जब ये यहाँ पर 300 ग्राम पर लीटर था, क्योंकि ये 300 ग्राम पर लीटर हो गया, तो वापस क्या होगा, यहाँ पर 15 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी थी वो 300 ग्राम पर लीटर थी, मतलब 1 लीटर में 300 ग्राम ही मिलेगा। तो बचा हुआ सारा पार्ट हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पर सॉलिड मिलेगा। तो अब हमने क्या देखा, हो क्या रहा था, कि हर सेकंड में थोड़ी सी शुगर फिर वापस मिल रही। अब आपने जब टेम्परेचर ये किया, इस टेम्परेचर पे मेरे को 300 का पता था, तो क्या हुआ, अब 315 से वापस इधर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है ना। पहले यहाँ 314 हुआ या 1 ग्राम हुआ, तो फिर से देखा इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ, तो और इधर कन्वर्ट हो गया, होते गया 15 पे आने के बाद हुआ क्या, जब इसने थोड़ा सा और, ये 299 हुआ, ये 16 हुआ, तो उस समय पे यहाँ देखा गया कि नहीं, इस टेम्परेचर पे तो और मिक्स हो सकती है, तो ये वापस मिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोसेस फिर से कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर से आपको क्या दिखेगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखेगा। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, इसको पता करने के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज करना पड़ता है, टू डिटेक्ट दिस वी ऐड रेडियो एक्टिव शुगर, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव शुगर क्या होती है, वो शुगर क्या करती है, डिसइंटीग्रेट करती जाती है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। तो हमारे पास हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव कार्बन भी होता है हमारे पास और नॉर्मल कार्बन भी होता है, मतलब जिसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ऐसी रेडियो एक्टिव शुगर भी होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव शुगर जब हम इसमें डालते हैं तो हुआ क्या, आपको पता था जो आपने शुगर डाली है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रहनी चाहिए। वो जो ये 15 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर डालती ना, वो रेडियो एक्टिव नेचर की डालती, या 15 ग्राम में छोड़ो 2 ग्राम उसमें और शुगर डाली, आपने कौन सी डाली, रेडियो एक्टिव शुगर डाली। तो आपको पता है कि आपके पास 17 ग्राम जो है वो शुगर जो इसमें पड़ी हुई है वो कैसी है, उसमें से 2 ग्राम रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिविटी आपके सॉल्यूशन में नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा वो सॉलिड फॉर्म में रहनी चाहिए। आपने सॉलिड डाला, वो मिक्स नहीं हुआ, आपके सामने दिख रहा है उस जो आपने सॉलिड डाला था वही सॉलिड आपको दिखा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब आप जैसे आपने रेडियो एक्टिव शुगर इसमें डाली होगी, वो रेडियो एक्टिव शुगर थोड़ी सी यहाँ मिक्स हो गई होगी, क्योंकि हमें पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, मिक्स हुआ होगा, इधर क्या होगा, फिर वापस से टूट के इधर आया होगा, कौन सा, वापस से जो ये एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा था वो वापस इधर इधर आया। लेकिन जरूरी थोड़ी रेडिएटिव वाला आया, कोई और शुगर दूसरी शुगर आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि जब आप उस जो सॉलिड फॉर्म आपने अंदर डाले की थी वो 17 ग्राम आपने फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल लिया, अब जो फिल्ट्रेट बचा आपका शुगर सोल्यूशन था उसमें भी जब आप चेक करोगे तो उसमें आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। तो ये क्या करते हैं, क्या है मेरे पास मतलब टेक्निक है टू डिटेक्ट वी एट द रेडियो एक्टिव शुगर, ठीक है ना। हम लोग शुगर डालते हैं रेडियो एक्टिव, एंड देन
रेडियो एक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो आप? इन द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो मतलब अब हमें सॉल्यूशन में भी रेडियो एक्टिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में भी रेडियो एक्टिविटी दिखनी शुरू हो गई, दैट मीन्स ये क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना, जो उसके मिक्स होने का जो रेट है और जो रेट होगा क्रिस्टलाइजेशन का, जो वापस शुगर बन रही है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों के दोनों रेट कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। इसी वजह से क्या हो रहा है? ये शुगर सॉल्यूशन से शुगर सिरप में कन्वर्ट हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में और वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि हम कैसे देखते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है नहीं है, और जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है तो उस समय पे इक्विलिब्रियम कैसे देखा जाता है? ऐसे देखा जाता है, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे? सॉल्युबिलिटी पे उसकी, ठीक है ना। वो कि इस समय अब सॉल्यूशन कैसा है, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, पक्का है, ठीक है ना। देखो आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे 315 ग्राम यहाँ मिक्स हो गया था, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, अब यहाँ पर कितना मिक्स है? 300 ग्राम्स। क्या आपने अमाउंट ऑफ वाटर चेंज किया? नहीं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ में आपने क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज किया? नहीं। तो आपने तो ना सॉल्यूट चेंज किया, ना सॉल्यूशन चेंज किया, ना सॉल्यूशन का कुछ पार्ट चेंज किया। आपने क्या चेंज किया? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर भी चेंज नहीं किया अभी तो प्रेशर के चेंज से क्या होगा? अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो और ज़्यादा का, और मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? आपने प्रेशर बढ़ाया तो स्पेस जो होगी बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जो H2O मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है जहाँ पर जाके शुगर मिक्स हुई है, वो स्पेस जो होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो स्पेस कम होगी तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि आपकी जो मिक्स शुगर है वो कम होती जाएगी, वो बाहर निकलती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जगह ही नहीं है तो मिक्स कम होगी, तो बाहर आ जाएगी अगर शुगर, तो पक्का है कि क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और यही अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो बीच की स्पेसेस वाटर के पार्टिकल्स की ओर बढ़ जाएगी, ऑलरेडी टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, ये दोनों फेवर करते हैं किसके? सॉलिड से गैस कन्वर्जन के, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्जन में, यानी कि ये पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ाते हैं, यानी कि सॉलिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। और जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, ये क्या करेगा? आपका डिसोल्यूशन के प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में लेके आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। इस ज़्यादा इसका इतना इफेक्ट हम लोग, प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें इसमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर गैसेस होते तो उसमें बहुत दिखाई देगा। तो जैसे कि अगर आप गैस लिक्विड के देखोगे, कोई एग्जांपल देख लो, जैसे कि आप रोज पीते ही हो, मतलब कैंपा पीते हो आप लोग, ठीक है ना, जो कोल्ड ड्रिंक आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, उसमें क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपके CO2 मिक्स होती है, ठीक है ना। तो जब भी आप उसका, जब आप वैसे कांच की बोतल लेते हो, उसको ओपन करते हो, या फिर कोई भी बोतल लेते हो उसको ओपन करते हो, तो एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्यों आती है? बिकॉज जो उसके अंदर जो बॉटल है, उस समय पे बॉटल के अंदर एक प्रेशर है जो मेंटेन किया गया है, ठीक है ना। उस प्रेशर ने क्या कर रखा है? जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ लगा रखा है, उसने क्या कर रखा है? जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, उसको आपके बॉटल में प्रॉपरली मिला रखा है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि ऊपर से प्रेशर डाल के क्या करता है? बॉटल में गैस को मिक्स रखता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज कर रखा है प्रेशर ताकि गैस मिक्स रहे, गैस बाहर ना आए, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ गैस मिक्सड होती है। जैसे ही आप क्या करते हो, उसके बॉटल के ढक्कन को खोलते हो, तो क्या होगा? सारी की सारी गैस रिलीज हो जाती है एकदम से, ठीक है ना। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि अब पहले टेम्परेचर प्रेशर कितना रख रखा था? मान लो कि अंदर प्रेशर 3 या 4 ATM था, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? ढक्कन को खोला, उसमें से क्या हुआ? प्रेशर ऊपर का, टॉप का प्रेशर कम हो गया। जैसे ही टॉप का प्रेशर कम हुआ तो सारे की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ठीक है ना। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रहेगी, क्यों? क्योंकि वो उसका वेपर प्रेशर की वजह से रहती है, क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर होता है, ठीक है ना, जो कि वापस मिक्स होती है। मतलब अब गैस और लिक्विड का उसका जो रेशियो है वो मिक्स रहे, वो एक अमाउंट में रहेगा, ठीक है ना। तो जब हमने गैस एंड लिक्विड्स, मतलब हमने एक ऐसा रिक्शा देखा जिसमें लिक्विड में गैस मिली है, उस समय पर आपने क्या, आपको क्या पता चल रहा है?
आपको ये समझ में आ रहा है कि जब गैस में लिक्विड मिक्स है और एक प्रेशर आपने मेंटेन करके रखा है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वो मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब तक आपका ढक्कन बंद था तब तक इक्विलिब्रियम था। जब आपने ढक्कन खोला, जब गैस रिलीज होगी, उसको रिलीज होने के बाद जो आप प्रेशर जो मेंटेन हो चुका है उस प्रेशर पे भी एक इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा कि अब इतने अमाउंट ऑफ गैस इसमें मिक्स रहेगी और ये जो है तो थोड़ी थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो वेपर फॉर्म में ऊपर उसके रहेगी, ठीक है ना। तो ये अगर इसको मैं आपको अगर समझाना मतलब का एक इक्वेशन से दिखाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि CO2 जो डिजॉल्व थी, ठीक है ना, जो गैसियस थी वो, और जो डिजॉल्व है वो क्या है इन सॉल्यूशन, वो क्या है एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, वो एक इक्विलिब्रियम है। दिस इज एन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, दिस इक्विलिब्रियम इज नोन, दिस इज गैसेस इन लिक्विड, दिस इज द केस ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आप ऐसे लिख लोगे, गैस इन लिक्विड के बाद लिख लोगे आप इसमें लिखो कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड इन दिस इन डिजॉल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, it remains dissolved in the soft drink up to when नहीं till the pressure of the bottle is maintained, ठीक है ना। as you open the uh, as you open the lid of the bottle, यहाँ आप कोई चाहे आप ओपनर से खोलो चाहे आप उसको किसी भी तरह से अगर आप उसकी कैप निकालो, एज यू ओपन द लिड ऑफ द बॉटल द प्रेशर रिलीजेस एंड हेंस द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम द मिक्सचर। और फिर उसके बाद वो तब तक रिलीज होती है जब तक क्या होता है, इट रिलीजेस अप टिल अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड, जो कि नए प्रेशर के हिसाब से है। तो यानी कि हमने क्या देखा, प्रेशर के चेंज से भी हमारा क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किसने बताई थी, ये सब चीज़ें हमें बताई थी हेनरी ने, ठीक है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस द हेनरी लॉ, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस द हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या है देख लेते हैं, हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ बताता है कि वो कितना मिक्स होगा कितना नहीं होगा। लिखो इसमें हेनरी लॉ, इट स्टेट्स दैट the mass of a gas dissolved it states that the mass of the gas which is dissolved in the given mass of solvent at a temperature is proportional to the pressure above गैस, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है, मतलब जो अब आप कंसंट्रेशन लिख लो, जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये क्या है, जो कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, ठीक है ना। जो गैस की कंसंट्रेशन है किसमें, आपके सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो प्रेशर है, ठीक है ना, अबव द गैस, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे P0 लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे हेनरी ने बताया, ठीक है ना। या इसका जो उल्टा भी लिख देते हैं, P0 इज और P0 कैन ऑल्सो बी रिटन, P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन को आप किसी भी चीज़ से डिफाइन कर सकते हो, मोलैलिटी, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, डिपेंड करेगा कि आप या इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने वाले हो वो क्या है। अगर आप कांस्टेंट ऐसा एक फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने इसको मोल फ्रैक्शन के इक्वल कर दिया, सॉरी हाँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो P0 कैन बी रिटन एज P0 इज इक्वल टू के एच है ना, के एच हेनरीज कॉन्स्टेंट्स इनटू मोल फ्रैक्शन। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो
प्रेशर अबव द गैस है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, जो ये कांस्टेंट है और इसके जो इसकी मोलैरिटी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अमाउंट चेंज होता जाएगा गैस का, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी चेंज होता जाएगा, या जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिजॉल्व है उसमें वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर, अभी तो हमने एक प्रेशर मेंटेन कर दिया, ठीक है ना, अगर इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, तो भी हमारा जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व है, वो डिजॉल्व जो हमारी गैस है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए जब आप एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोल देते हो और बहुत टाइम छोड़ देते हो तो वो कैसी हो जाती है, ऐसे एकदम मीठे पानी की तरह लगने लगती है बाद में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से फिश गायब हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और उसकी जो सोडा की कैपेबिलिटी थी, जो मतलब जो आपको उसकी गैस रिलीजिंग कैपेबिलिटी थी वो चली गई है, ठीक है ना, और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसमें डिजॉल्व होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, जो कि प्रेशर से हमने उसमें डिजॉल्व करके रखी थी, वो प्रेशर है नहीं इसलिए निकल गई, ठीक है ना। तो हमने कुछ इन्फ्रेंस निकाले, ठीक है ना, क्या इन्फ्रेंस निकले, वो दो चार इन्फ्रेंस है वो हम लिख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कुछ इन्फ्रेंस है वो लिखेंगे कि क्या, फॉर सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन, फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, जो भी हमने इससे पहले फेज में पढ़ा था। सॉलिड इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एक टेम्परेचर है और एक प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो प्रेशर कौन सा, वो प्रेशर तो कुछ भी हो लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है ना। तो इस समय पे जब इक्विलिब्रियम में होती है तो कोई चेंज नहीं हो रहा होता हीट में, क्यू इज जीरो, क्योंकि डेल्टा एच जीरो है, ठीक है ना, डेल्टा जी जीरो है ना, डेल्टा जी जब जीरो हो गया तो इसका मतलब हम मानते हैं कि डेल्टा एच भी जीरो हो चुका है इस समय पे और टी डेल्टा एच भी जीरो हो चुका है, इसलिए डेल्टा जी जीरो है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी एक्सचेंज नहीं होती हीट सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है ना, और इसमें दोनों का मास क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे। तो मान लो कि आपने बोला कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर गर्म, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ने, आइस ने थोड़ा सा वाटर में कन्वर्जन किया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 1 लीटर का सोल्यूशन था उसमें आपने मान लिया कि 300 ml या 250 ml जो है वाटर है, बाकी 750 ml, जो 750 ml का जो उसका पार्ट था वो क्या है, वो आइस फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आप कितना भी टाइम आप उसे ऐसे छोड़ दो उसमें और कन्वर्जन नहीं होगा, जितनी आइस है उतनी आइस रहेगी, जितना वाटर उतना वाटर रहेगा। अब दूसरा हमने पढ़ा कि फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, द वे, तो इसमें क्या होता है लिक्विड, इसमें इक्विलिब्रियम में जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, जो हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने वाला है और जितनी गैस है उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, अगर गैस का अमाउंट चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमारा गैस और लिक्विड दोनों कांस्टेंट उस पर आ जाते हैं, इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तीसरा, जब डिसोल्यूशन होता है, फॉर डिसोल्यूशन किसका, सॉलिड टू सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना, सॉलिड इन लिक्विड, जब डिसोल्यूशन होता है सॉलिड लिक्विड का तो सॉलिबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिबिलिटी इन लिक्विड इज सीन, द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट, कब, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर जो गिवन है उस पर क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, अगर गैस और लिक्विड का देखिए, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है गैस की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस
in liquid it's proportional to the pressure of the गैस। ठीक है ना, जो गैस का प्रेशर है ओवर द लिक्विड, इसको आप मैं बार बार गैस, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड बोल रहा हूँ, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, इसको हम लोग वेपर प्रेशर में बुलाते हैं। ठीक है ना, कि ऊपर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो ये कुछ इन्फ्रेंस थे। ठीक है ना, ये इन्फ्रेंस आपको टेबल 7.1 में मिल जाएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क, आपको क्या करना है, टेबल 7.1 इसके नोट्स के साथ बनानी है। तो नोट्स आप अपने हिसाब से बनाएंगे इसके। ठीक है ना, कि आपको ये 4 पॉइंट्स मेन आपके लिखे होने चाहिए। ये मैंने आपको समझाया है सब कुछ, इसमें हेनरी लॉ लिखा होना चाहिए। ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। ठीक है ना, और बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे आप रेडियो एक्टिविटी को चेक करते हो, ये सब बातें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है ना, होप यू हैव अंडरस्टूड this part of physical equilibrium. Now we'll start the next topic of chemical equilibrium from the next class. ठीक है, thank you.